राजेश पवार वर्सेस पार्वती बेंडे। ये फैमिली चार्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि 1965 में सपन राव डिसीज हो जाते हैं। ये पीछे छोड़ के जाते हैं अपने विडो कौशल्या बाई को, जो प्लेंटिफ नंबर 1 है और केस की पेंडेंसी में डिसीज हो जाती है 2013 में। इनकी एक डॉटर है पार्वती बाई, जो प्लेंटिफ नंबर 2 है और प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। कौशल्या बाई ने एक सन भी अडॉप्ट किया है जिसका नाम है शिवाजी, जो डिफेंडेंट नंबर 1 है और प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। जो वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस केस में, उनके रोल्स कुछ ऐसे हैं। कौशल्या बाई ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 है और वो सूट की पेंडेंसी के दौरान डिसीज हो जाती हैं। पार्वती बाई प्लेंटिफ नंबर 2 हैं, वो कंटिन्यू करती हैं और प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट के तौर पे देखी जाएंगी। शिवाजी डिफेंडेंट नंबर 1, वो अडॉप्टेड सन है कौशल्या बाई के और प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट की तरह देखे जाएंगे। राजेश, दान्यानोबा, गोदावरी बाई ये प्रेजेंट केस में अपेलेंट्स हैं और पहले डिफेंडेंट्स नंबर 2 to 4 थे। इस स्लाइड में आप प्रॉपर्टी कैसे ट्रांजैक्ट हुए वो देख सकते हैं। शिवाजी सेलर हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है राजेश, दान्यानोबा और गोदावरी बाई को। ये ट्रांजैक्शन हुई है 1995 में और अब इसकी वैलिडिटी को देखना है। कहा यह जा रहा है इस सूट में कि जो पार्वती बाई का 3/4 शेयर है वो सेल में नहीं दिया जा सकता, लेकिन शिवाजी का जो 1/4 शेयर है वो सेल में दिया जा सकता है। अब हमें इस केस में यही पता लगाना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वैलिड है या नहीं है और शिवाजी और पार्वती बाई का कितना शेयर बनता है। जो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 हैं वो प्रेफर कर रहे हैं ये सेकंड अपील इस जजमेंट के खिलाफ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पास की गई है। अपेलेंट्स ने सूट प्रॉपर्टी को परचेज किया है रिस्पोंडेंट नंबर 2 से, जो अडॉप्टेड सन है कौशल्या बाई के। कौशल्या बाई ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 है, लेकिन अब वो डिसीज्ड हैं। ये केस फाइल किया गया है कौशल्या बाई और पार्वती बाई द्वारा। कौशल्या बाई अडॉप्टिव मदर हैं शिवाजी की और पार्वती उनकी सिस्टर हैं। ये सूट इन दोनों ने इसलिए फाइल किया गया है ताकि कोर्ट ये डिक्लेयर कर सके कि जो सूट प्रॉपर्टी है उसका ओनर कौन है। ये सूट रिकवर करना चाहता है पोजेशन उस सूट प्रॉपर्टी की जो डिस्प्यूट में है। और ये सूट इसलिए भी फाइल किया गया है कि जो सेल डीड्स एग्जीक्यूट की गई हैं डिफेंडेंट नंबर 1 द्वारा, जो अडॉप्टेड सन है कौशल्या बाई के, उसे रद्द किया जाए और बताया जाए कि ये सेल डीड्स बाइंडिंग नहीं है पार्वती बाई के शेयर पर। सूट की पेंडेंसी के दौरान ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 कौशल्या बाई डिसीज हो जाती हैं। इसके बाद सूट कंटेस्ट करती हैं प्लेंटिफ नंबर 1 पार्वती बाई। सूट को डिक्री किया जाता है प्लेंटिफ नंबर 2 के फेवर में। डिक्लेयर किया जाता है कि वो ओनर है सूट प्रॉपर्टी की, जहां तक उनके आधे शेयर का सवाल है। डिफेंडेंट नंबर 1 भी डिक्लेयर किए जाते हैं ओनर सूट प्रॉपर्टी के, जितना भी शेयर उनका रिमेनिंग बचता है। सेल डीड जो डिफेंडेंट नंबर 1 ने एग्जीक्यूट करी है डिफेंडेंट नंबर्स 2 to 4 के फेवर में, उसे कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है उस हद तक या उस एक्सटेंट तक जहां तक प्लेंटिफ नंबर 2 का राइट मौजूद है। प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती बाई का जो शेयर है उस पे सेल डीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पार्वती बाई के शेयर को बाइंड नहीं करता है। प्लेंटिफ नंबर 2 इंटाइटल्ड हैं कि वो अपना आधा शेयर जो सूट प्रॉपर्टी में उनका बनता है उसे रिकवर कर सकें।
ध्यान दें, कोर्ट ने पार्शली रूल किया है प्लेंटिफ के फेवर में। इससे अग्रीव होकर पार्वती बाई अपील प्रेफर करती हैं, जिसके बाद कोर्ट अपील अलाउ करता है और पहले दी गई जजमेंट को सेट असाइड कर देता है। कोर्ट सूट को डिक्री करता है और बोलता है कि अपेलेंट डिक्लेयर किए जाते हैं एज द ओनर ऑफ सूट प्रॉपर्टी और वो इंटाइटल्ड हैं कि वो रिकवर कर सकें सूट प्रॉपर्टी डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 से। डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 1 साल में सूट प्रॉपर्टी को इविक्ट कर देंगे, खाली कर देंगे। और कोर्ट ये भी बोलती है कि जो सेल डीड है वो इलीगल थी और बाइंडिंग नहीं है प्लेंटिफ पर। इस जजमेंट से अब अग्रीव हो जाते हैं अपेलेंट, जो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर्स 2 to 4 थे। वो प्रेफर करते हैं सेकंड अपील और ये सेकंड अपील कोर्ट के सामने कुछ सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ को रेज करती है। नीचे की दोनों अदालतें एक एरर कमिट करती हैं जब वो शेयर डिटर्मिन कर रही थी पार्टीज का। निचली दोनों अदालतों में ये एक्सेप्ट किया गया, ये माना गया और होल्ड किया गया कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 है वो अडॉप्टिव सन है प्लेंटिफ नंबर 1 कौसल्या बाई के। पहला सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या सेक्शन 12 हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की प्रेजेंस में प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक एप्लीकेबल होगा इस केस में या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है कि ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती बाई जो कि डॉटर हैं, उनका सूट प्रॉपर्टी में कितना शेयर है। तीसरा सवाल ये है डिफेंडेंट नंबर 1 शिवाजी राव ने जो सेल डीड एग्जीक्यूट करी हैं, क्या वो बाइंडिंग है प्लेंटिफ नंबर 2 पर? अगर ऐसा है तो कितनी एक्सटेंट तक, कितनी हद तक? और ये भी जानना ज़रूरी है कि पार्वती बाई का शेयर कितना है। और चौथा सवाल ये है कि जब सेक्शन 8 और सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर लोअर कोर्ट्स कैलकुलेट कर रही थी शेयर्स डिफरेंट पार्टीज का, उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। सबसे पहले देखें अपेलेंट की क्या कंटेंशंस हैं। ध्यान दें, ये सिर्फ कंटेंशंस हैं, ये लीगल रीजनिंग नहीं है और ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हैं। अपेलेंट ये आर्ग्यू करता है कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 है शिवाजी, वो 1973 में अडॉप्ट किए गए थे, इसलिए शिवाजी को अडॉप्टिव पेरेंट्स का ही सन माना जाना चाहिए, डीम किया जाना चाहिए। ध्यान दें, डीम मतलब एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है जहां सच में अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बर्थ नहीं दिया, लेकिन डीम किया जाएगा, माना जाएगा कि वो नेचुरल बॉर्न सन है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का। अपेलेंट्स आगे ये भी सबमिट करते हैं कि डेट ऑफ अडॉप्शन से ही शिवाजी के सारे टाइज अपनी नेचुरल फैमिली में खत्म हो जाते हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा कि वो अडॉप्टिव पेरेंट्स का खुद का चाइल्ड है फॉर ऑल लीगल पर्पसेस। इसका मतलब ये है कि उसके सारे राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होंगी जो बायोलॉजिकल सन की होती हैं। अब देखें अपेलेंट की कंटेंशंस। अपेलेंट रिलाई करते हैं हीरालाल वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केस पर। इस केस में ये माना गया था और होल्ड किया गया था कि जो विडो है, अगर वो अडॉप्ट करती हैं सन को, तो वो अडॉप्टेड सन भी को पार्टनर बन जाता है अडॉप्टिव फादर के सर्वाइविंग को पार्टनर्स के साथ। ये भी सबमिट किया गया कि अडॉप्टेड सन ट्रीट किया जाएगा चाइल्ड ऑफ द डिसीज्ड को पार्टनर उस दिन से जब से डिसीज्ड को पार्टनर की डेथ हुई थी। इसका मतलब ये कि अडॉप्टेड सन इंटाइटल्ड है कि वो एक इक्वल शेयर पाए जैसे अडॉप्टिव मदर को शेयर मिलेगा। अब देखें रिस्पोंडेंट की कंटेंशन क्या है। वो ये बोल रहे हैं कि
अगर हम आर्ग्यूमेंट सेक के लिए ये मान भी लें कि शिवाजी जो ओरिजिनल डिफेंडेंट हैं और अडॉप्टेड सन हैं कौशल्या बाई ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 के, तब भी वो इंटाइटल्ड नहीं है इक्वल शेयर पाने के इस सूट प्रॉपर्टी में। ऐसा इसलिए क्योंकि सपन राव जो हस्बैंड है कौशल्या बाई के, वो डिसीज हुए थे 1965 में। डिसीज होने के बाद वो अपने पीछे छोड़कर जाते हैं अपनी विडो कौशल्या बाई जो प्लेंटिफ नंबर 1 है और बेटी पार्वती बाई जो प्लेंटिफ नंबर 2 हैं। सपन राव की डेथ के बाद 1/2 आधा आधा शेयर इनहेरिट करेंगी सूट प्रॉपर्टी में। ये सबमिट किया जाता है कि शिवाजी अडॉप्ट किए गए थे 1973 में, लेकिन सपन राव के लिए सक्सेशन ओपन हुआ था जब वो डिसीज हुए थे 1965 में, उनकी डेथ के इमीडिएट बाद। अब क्योंकि शिवाजी अडॉप्ट किए गए थे 1973 में, इसका मतलब ये हुआ कि अडॉप्शन सक्सेशन के बाद हुआ था, इसलिए सपन राव की प्रॉपर्टी में उनको कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। लेकिन अडॉप्टेड सन होने के नाते शिवाजी इनहेरिट करेंगे शेयर कौशल्या बाई की डेथ के बाद। कौशल्या बाई की डेथ के बाद जब कौशल्या बाई के लिए सक्सेशन ओपन होगा, तब उनकी प्रॉपर्टी में से इनहेरिट कर सकते हैं शिवाजी। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पास ऑलरेडी 1/2 शेयर है प्रॉपर्टी का, मतलब कौशल्या बाई के खुद के पास 1/2 शेयर है सूट प्रॉपर्टी का। कौशल्या बाई की डेथ के बाद पार्वती बाई जो कि डॉटर हैं और शिवाजी जो कि अडॉप्टेड सन हैं, दोनों इक्वल शेयर इनहेरिट करेंगे। इसीलिए ये सबमिट किया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि अडॉप्शन सपन राव की डेथ के बाद नहीं होता है, बल्कि अडॉप्शन 1973 में ही होता है। ओरिजिनल प्लेंटिफ के काउंसिल सबमिट करते हैं कि जो सेल डीड एग्जीक्यूट की गई हैं शिवाजी द्वारा जो अडॉप्टेड सन हैं, वो प्लेंटिफ पर बाइंडिंग नहीं है। वो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सेल डीड्स को डिक्लेयर किया जाए नॉन बाइंडिंग प्लेंटिफ पर। अब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम सेक्शन 8 हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का रीड करते हैं, तो वहाँ पे साफ तौर पे यही प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी हिंदू फीमेल जो साउंड माइंड की है और जो एज ऑफ मेजॉरिटी पार कर चुकी है, उसके पास लीगल कैपेसिटी है अडॉप्ट करने की, चाहे वो सन अडॉप्ट करे चाहे वो डॉटर अडॉप्ट करे। लेकिन अगर ऐसी फीमेल हिंदू का हस्बैंड अलाइव है तो हस्बैंड की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेक्शन 8 की एप्लीकेशन प्रेजेंट केस में देखते हैं तो ये पता चलता है कि प्लेंटिफ नंबर 1 कौशल्या बाई, इनके पास लीगल राइट टू अडॉप्ट है। वो कॉम्पिटेंट हैं अंडर लॉ कि वो एक सन को अडॉप्ट कर सके, इसीलिए उन्होंने शिवाजी को 1973 में अडॉप्ट किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब उन्होंने अडॉप्शन किया तब वो विडो थी, तब उनके हस्बैंड ऑलरेडी डिसीज हो चुके थे। ऐसे में हस्बैंड की कंसेंट का सवाल पैदा नहीं होता। आगे कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 12 हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील करती है कि जब अडॉप्शन होगा तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जो भी सवाल पैदा हो रहे हैं अडॉप्शन को लेकर, उसके लिए हमें सेक्शन 12 देखना ज़रूरी होगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 12 हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हमें बताता है कि अडॉप्शन के लीगल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहला इफ़ेक्ट ये है कि डेट ऑफ अडॉप्शन से ही अडॉप्टेड चाइल्ड अपने सारे बंधन, सारे रिलेशंस तोड़ देगा अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में। सिर्फ वो रिलेशंस ध्यान में दिए जाएंगे जो विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ मैरिज हैं। जब हम सेकंड प्रोविजो पढ़ते हैं सेक्शन 12 का, तब हमें ये पता चलता है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है,
अगर उसने कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अडॉप्शन से पहले, उस प्रॉपर्टी में उसका अधिकार कंटिन्यू होता रहेगा अडॉप्शन के बाद भी। सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 12 एक एक्सेप्शन के तौर पे देखा गया है। आगे इसी प्रोविजो में हमें ये पता चलता है कि चाइल्ड जो कंटिन्यू कर रहा है ओनरशिप ऐसी प्रॉपर्टी में अडॉप्शन के बाद भी, उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ रिलेटिव्स अपनी बर्थ फैमिली में। अब सवाल ये है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक एप्लीकेबल होता है प्रेजेंट केस में या नहीं, जब हम सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को रीड करते हैं। कोर्ट भी रिलाई करता है हीरालाल वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के केस पे। इस केस के द्वारा ये समझा जाता है कि जब भी अडॉप्शन इफेक्ट में आएगा वो उस डेट से आएगा जब से अडॉप्शन हुई है, ना कि उससे पहले। इसका मतलब अडॉप्शन उसी दिन से इफेक्ट लेना शुरू करेगा जिस डेट से अडॉप्शन हुआ था, ना कि उससे पहले। पहले के लॉ में ये माना गया था कि अडॉप्शन को ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो उस दिन से स्टार्ट हुआ था जब फादर की डेथ हो जाती है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक बोला गया है, जहां पर अडॉप्टेड सन को कंसिडर किया जाता है कि वो एग्जिस्ट करता था उस समय से ही जब फादर की डेथ हुई है। लेकिन सेक्शन 12 इस प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक के फिक्शन को रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि सेक्शन 12 की प्रेजेंस में हम नहीं मान सकते कि अडॉप्शन रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेगा। अडॉप्शन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेगा और वो उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से डेट ऑफ अडॉप्शन स्टार्ट होती है, ना कि डेट ऑफ फादर की डेथ। आगे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि लॉ लिमिट करता है अडॉप्टेड सन के राइट्स को जब वो अडॉप्टिव फैमिली में जाता है, खास तौर पे जब हम प्रोविजो के क्लॉज सी को पढ़ते हैं जो डील करता है प्रॉपर्टी राइट्स और कैसे उन राइट्स को मैनेज किया जाए। अडॉप्टेड चाइल्ड कभी भी क्लेम नहीं कर सकता और ना ही रिमूव कर सकता है किसी के राइट को जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करते हैं उसकी अडॉप्शन से पहले। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो अडॉप्टेड सन है वो फुल मेंबर बन जाता है अडॉप्टेड फैमिली में उस डेट से जब अडॉप्शन हुआ था। वो सारे राइट्स और प्रिविलेजेस गेन कर लेता है और उसे फैमिली प्रॉपर्टी में भी स्टेटस मिलता है। लेकिन अगर उसकी अडॉप्शन से पहले किसी और फैमिली मेंबर में किसी भी प्रॉपर्टी में कोई राइट मौजूद होता है, उसे वो क्लेम नहीं कर सकता। आगे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हीरालाल वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये भी बताया गया कि अडॉप्टेड सन के पास राइट्स होंगे प्रॉपर्टी में अगर वो प्रॉपर्टी अक्वायर की जाती है उसके अडॉप्शन के बाद। लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर्टी में किसी और इंसान का राइट क्रिएट होता है उसकी अडॉप्शन से पहले, तब अडॉप्शन डिवेस्ट नहीं करेगा उस फैमिली मेंबर को। इसलिए सेक्शन 12 के प्रोविजो के क्लॉज सी को भी ध्यान रखना चाहिए जिसमें ये बताया गया है कि अडॉप्टेड सन किसी और के राइट को डिवेस्ट नहीं करेगा। ये अडॉप्टेड सन किसी और के राइट को चैलेंज नहीं कर सकता और आम तौर पर अडॉप्टेड सन अडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में सारे हक और स्टेटस ऐसे ही पाएगा जैसे वो अडॉप्टेड फैमिली में एक नेचुरल बॉर्न सन पैदा हुआ हो। बनाबाई में भी यही माना गया कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक अब रिमूव हो चुका है क्योंकि सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा। पुराने हिंदू लॉ के हिसाब से जब भी अडॉप्शन होता था माना जाता था कि अडॉप्टेड सन उसी दिन से एग्जिस्ट हो चुका है जिस दिन या जिस डेट को फादर डिसीज हुए थे। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक ये जो फिक्शन क्रिएट कर रहा है इसे अब सेक्शन 12 ने रिमूव कर दिया है। अब सेक्शन 12 के अंडर प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक अडॉप्शन के रिगार्ड में या अडॉप्शन के संदर्भ में मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है।
आगे कोर्ट ने प्रेजेंट केस में यही अंडरस्टैंड किया कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के आ जाने से जो भी चाइल्ड अडॉप्ट किया जाता है विडो द्वारा, वो कोपार्टनर घोषित नहीं किया जा सकता डिसीज्ड कोपार्टनर की डेथ के समय। इसीलिए कोर्ट ने माना कि जो अडॉप्टेड सन है, जो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 1 है, वो क्लेम नहीं कर सकता सूट प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर। वो अपने लेट फादर की जगह नहीं ले सकता क्योंकि उसके फादर ऑलरेडी 1965 में डिसीज हो चुके थे और अडॉप्शन उसके बाद ही हुआ था। इसीलिए कोर्ट ने बोला कि जो पहला सवाल पूछा गया है इस केस में कि क्या प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक एप्लीकेबल है प्रेजेंट केस में, क्योंकि हम सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 भी पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, इसका जवाब कोर्ट ने नेगेटिवली दिया। इसका मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बैक अब एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेक्शन 12 उसे रिमूव करता है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये एडमिटेड पोजीशन है कि कौसल्या बाई जो ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 थी, वो विडो हो चुकी हैं 1965 में। उनके हस्बैंड बहुत पहले ही डिसीज हो चुके थे जब कौसल्या बाई ने शिवाजी को अडॉप्ट किया था। ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 कौसल्या बाई ने शिवाजी को अडॉप्ट किया था 1973 में। यही निचली दोनों अदालतें हमें बताती हैं। इसीलिए माना गया कि ये साफ है कि अडॉप्टेड सन शिवाजी पिक्चर में ही नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस समय जब ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 कौसल्या बाई के हस्बैंड डिसीज हुए थे 1965 में। 1965 में ही स्वपन राव जो कि हस्बैंड थे ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 के, वो इंटरस्टेट डिसीज हो जाते हैं। इसका मतलब 1965 में ही उनके लिए सक्सेशन ओपन होता है। जब सक्सेशन ओपन होता है तो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुताबिक प्लेंटिफ नंबर 1 जो कि उनकी विडो हैं और प्लेंटिफ नंबर 2 जो कि उनकी डॉटर हैं, दोनों को 1/2 शेयर ईच मिलता है सूट प्रॉपर्टी में। कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करता है कि प्लेंटिफ नंबर 1 कौसल्या बाई 2013 में डिसीज हो जाती हैं। इनकी डेथ तब होती है जब सूट पेंडिंग था। इसका मतलब इनकी डेथ के बाद ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 1 कौसल्या बाई का जो हाफ शेयर है वो डिवॉल्व होगा या वो इनहेरिट किया जाएगा उनकी डॉटर या फिर उनके अडॉप्टेड सन द्वारा। क्योंकि कौसल्या बाई फीमेल हिंदू हैं, इसीलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 15 हमें ये बताएगा कि हिंदू फीमेल के रिगार्ड में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे और क्या ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। जब कोर्ट ने सेक्शन 15 को कंसिडर किया, लीगल पोजीशन के हिसाब से प्लेंटिफ नंबर 2 जो कि डॉटर है पार्वती, उनको हाफ शेयर मिलेगा अपनी मदर से, जिसका मतलब है कि उनको 1/4 शेयर मिलेगा और कुल मिला के जो टोटल शेयर बनेगा वो होगा उनका अपना एक हाफ शेयर और मदर से मिला हुआ 1/4 शेयर, तो टोटालिटी में उनको 3/4 शेयर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अडॉप्टेड सन को 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। ध्यान दें, यहाँ पर हम मदर की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व हो रही है अंडर सेक्शन 15, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया कि अडॉप्टेड सन शिवाजी ने सूट प्रॉपर्टी को 1995 में बेच दिया था। इस प्रॉपर्टी में उनका कोई टाइटल नहीं था और कोई लीगल इंटरेस्ट भी नहीं था। प्लेंटिफ नंबर 1 अलाइव थी 1995 में जब अडॉप्टेड सन ने ये प्रॉपर्टी बेची थी, जबकि लीगल पोजीशन साफ है कि अडॉप्टेड सन शिवाजी को प्रॉपर्टी में लीगल राइट तभी अक्वायर होगा या तभी मिलेगा जब मदर कौसल्या बाई डिसीज हो जाएंगी, जो कि 2013 में हुआ था।
इसका मतलब जब प्रॉपर्टी बेची गई 1995 में कौशल्याबाई अलाइव थी और शिवाजी के पास कोई राइट मौजूद नहीं था उस प्रॉपर्टी में जिसको उन्होंने बेचा था। जब हम लीगल पोजीशन ऑब्जर्व करते हैं तो सेक्शन 8, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर ये जो भी सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 1 शिवाजी द्वारा, उसको बाइंडिंग नहीं मान सकते ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती बाई पर। अडॉप्टेड सन शिवाजी के पास लीगल राइट तभी आते हैं जब कौशल्याबाई डिसीज हो जाती हैं 2013 में। इसका मतलब साफ है कि शिवाजी अपना राइट अक्वायर तब करते हैं सूट प्रॉपर्टी में जब उनकी मदर कौशल्याबाई डिसीज हो जाती हैं। कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जितनी भी डिस्कशन उनके सामने हुई है उसके हिसाब से ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती को 3/4 शेयर मिलेगा सूट प्रॉपर्टी में और अडॉप्टेड सन शिवाजी को 1/4 शेयर मिलेगा सूट प्रॉपर्टी में। कोर्ट आगे ये भी ऑब्जर्व करती है कि जो भी सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी शिवाजी द्वारा अपेलेंट्स के फेवर में, वो बाइंडिंग नहीं मानी जाएंगी ओरिजिनल प्लेंटिफ नंबर 2 मतलब पार्वती बाई पर, जो कि 3/4 शेयर की हिस्सेदार हैं, बल्कि सेल डीड बाइंडिंग मानी जाएगी उस हिस्से पर जो शिवाजी को बिलोंग करता है। और कोर्ट ये मान चुका है कि शिवाजी की प्रॉपर्टी की एक्सटेंट सिर्फ 1/4 शेयर तक ही है। फाइनली कोर्ट प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती बाई को डिक्लेयर करती है ओनर 3/4 शेयर की सूट प्रॉपर्टी में और शिवाजी को डिक्लेयर किया जाता है कि वो ओनर हैं 1/4 प्रॉपर्टी के। कोर्ट ये भी होल्ड करती है कि सेल डीड्स जो एग्जीक्यूट की गई थी ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 1 शिवाजी द्वारा, वो डिक्लेयर की जाती हैं नल एंड वॉइड। 3/4 शेयर जो कि प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती बाई का है, ये सेल डीड 3/4 शेयर तक बाइंडिंग नहीं है। लेकिन कोर्ट आगे ये भी होल्ड करती है कि सेल डीड्स जो एग्जीक्यूट करी गई थी अपेलेंट्स या ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 के रिगार्ड में, वो बाइंडिंग होगी सिर्फ शिवाजी के प्रॉपर्टी में जिसका एक्सटेंड या जिसकी लिमिट सिर्फ 1/4 शेयर तक ही सीमित है। प्लेंटिफ नंबर 2 पार्वती बाई इंटाइटल्ड हैं कि वो रिकवर कर सकें 3/4 शेयर पूरी प्रॉपर्टी में से जो बेची गई थी।